इसमें से पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है, मैं लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। ऑनेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ये यहाँ पर लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है और अभी 22 जैन 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। अपने आप में काफी बड़ी रिलीफ ये प्रोवाइड करेगा आपका यहाँ पर जो है अगले सालों में। अगर सेम फैक्ट है अगले ईयर्स के लिए, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर ईयर के लिए इनको यहाँ पर रिलीफ मिली है, अगले साल में भी अगर आपके सिमिलर फैक्ट्स हैं और सेम स्टेट में आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट्स में ऑनरेबल कोर्ट ने भी फेवरेबल व्यूज के रिगार्डिंग प्रोवाइड किए हैं। बस आपको चेक करना होगा जहां पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वहां पर ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिप्लाई में भी और अगर अपील फाइल करने जा रहे हैं वहां पर भी उसको जरूर मेंशन करेंगे। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियो लेटेस्ट अभी अपलोड किए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं जो कि एसएससी के फेवर में अलग अलग पॉइंट को लेकर सेक्शन 73 74 में नोटिस थे। उसके अलावा यहाँ पर सेक्शन 61 में स्कूटिंग का नोटिस है, आईटीसी मिसमैच, जीएसटीआर 1 में मिसमैच, ई वे बिल इनवॉइसिंग के नॉन कंप्लायंस, सप्लाई डिफॉल्ट, ऐसे काफी सारे अलग अलग इश्यूज को लेकर नोटिस आए हुए हैं। उन सबके रिप्लाई भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आपका ऑर्डर हो गया, आप अपील में जाना चाहते हैं, अपील फाइल करना चाहते हैं, तो उस अपील के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है सारे के सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। किस तरीके से प्री डिपॉजिट करना है, क्या क्या अटैचमेंट्स लगेगी, किस तरीके से आपको सबमिशन देना है ताकि यहाँ पर जो है आपको इसका बेनिफिट मिल सके, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियोज को शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर मैं आपको अभी एक लेटेस्ट यहाँ पर जो ऑर्डर है उसके बारे में बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप उसमें से जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करके रख लीजिएगा और फर्दर कोई भी अगर नोटिस आता है तो आपको इस तरीके से अपने रिप्लाई को सबमिट करना होगा कि प्रॉपर ऑफिसर उसको सही तरीके से कंसीडर करें। अब यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया गया है। ये जो केस इनका है किसी पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग है। इन्होंने यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज सी के रिगार्डिंग भी चैलेंज किया है। हालांकि इनको तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिली है और सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज सी के रिगार्डिंग जहाँ पर ये लिखा गया है कि आपने अगर गुड्स परचेज किए हैं या सर्विस परचेज किए हैं, आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस भी है, आपने उस पर्सन को यहाँ पर पेमेंट भी कर दी है, लेकिन अगर वो यहाँ पर टैक्स पे नहीं करते तो यहाँ पर जो बायर है उसकी भी जिम्मेदारी है। क्लोज सी यहाँ पर जो है सेक्शन 16 सेक्शन 2 की काफ़ी हार्श क्लोज है। तो इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए और इसको यहाँ पर इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो है इस वाली क्लोज पे तो कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं आया है, लेकिन इसको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा कि एक्चुअल परचेज या बोनाफाइड परचेज को इसका बेनिफिट मिल सके वो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर प्राइमरी जो इनकी कंटेंशन थी वही थी कि भाई इनका जो है 16(2)(c) के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ये रिजेक्शन मतलब इनकी डिमांड जनरेट हुई है, इन्होंने इसका नॉन कंप्लायंस किया, इसको वायलेट करने के लिए इनको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई गई है और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने रिट पिटीशन को फाइल किया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए जो एक क्लोज है जीएसटी सीजीएसटी एक्ट की। दूसरा यहाँ पर जो पैटिशनर है उनको यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से बिफोर कि यहाँ पर जो इन्होंने एक्चुअल में पे किया है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट इस तरीके से हो कि सही तरीके से सारे के सारे जो पेमेंट्स हैं वो कंसिडर हो सके। मतलब कहने का मतलब क्या है, 16(2)(c) में यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि एक्चुअली पेड की जगह यहाँ पर ये होना चाहिए ought to have been paid, मतलब कि एसएससी ने तो पेमेंट कर ही दी है, अब तो जो सप्लायर है उसका डिफॉल्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैज बीन एक्चुअली पेड, इसका मतलब ये निकल के आता है इस वाले क्लोज के अंडर में। तो इन्होंने उसके रिगार्डिंग भी रिक्वेस्ट सबमिट की है कि भाई जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर एक्चुअली पेमेंट की जगह यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई एसएससी ने तो अपनी पेमेंट कर दी, अब आपने सामने वाले पर्सन को रजिस्ट्रेशन दिया है तो अब आप उस पर एक्शन लें, क्योंकि ये जेन्युइन परचेज है, बोनाफाइड परचेज है। जो बायर है उसके हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई सप्लायर को वेरीफाई करे या सप्लायर की रिटर्न्स को या उसकी टैक्स पेमेंट को ये कंट्रोल कर सके। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये आ रहा है। पेटिशनर है उन्होंने फिर से यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट को प्रे किया है कि यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि डायरेक्शन जारी करें। यहाँ पर जो इनका यहाँ पर ये डिमांड है, ये इसका नंबर है, ये ऑडिट के रिगार्डिंग ऐसा लगता है कि ऑडिट के रिगार्डिंग ये ऑर्डर है, हो सकता है नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में रही हो, और ईयर जो है वो 1920 यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ पर सर्कुलर नंबर 183 है, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए, सर्कुलर नंबर 183 एसएससी के फेवर के लिए लाया गया था,
लेकिन ये 17/18/18/19 के लिए अवेलेबल था, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर एक्चुअल परचेज को वेरीफाई करते थे, बोनाफाइड परचेज सारी चीजें वेरीफाई होती थी। और अगर टैक्स मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है अगर वो 5 लाख से ज्यादा था तो उस केस में यहाँ पर प्रोफेशनल के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने होते थे। ठीक है, तो ये 183 सर्कुलर की बात हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट को यहाँ पर इनके जो भी फेवर में या इनके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। अब केस ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर लैंड काउंसिल है उन्होंने सबमिट किया कि जो एक सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज सी जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। तो इनकी जो सबमिशन है उनको रिकॉर्ड लिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर पेटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिक्वेस्ट की कि सर्कुलर नंबर 183 आया था, ये पर्टिकुलर डेट में 27 दिसंबर 2022 को एनेक्जर इन्होंने यहाँ पर अटैच किया है। और इनकी कंटेंशन ही ऐसी है कि इसका जो बेनिफिट है, इनको इस सर्कुलर का बेनिफिट जो है वो यहाँ पर अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, भाई कोई इनवॉइस यहाँ पर सामने वाले के पोर्टल पर नहीं चढ़ा है या उसने एंटर नहीं किया अपनी रिटर्न में या फिर उसको 2A में नहीं शो कर रहा है, वो सारी चीजें थी इस वाले सर्कुलर के अंडर में। तो इनको यहाँ पर स्टेचुरी जो भी इनके इनवॉइसेस है उसके बेस पर इनको जो है वो फॉर्म भरवाकर या जो भी प्रोसीडिंग्स आगे चलाकर इनको इसका बेनिफिट दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक रिसेंटली डिसाइडेड केस लो है, इसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। ये भी काफी फेमस केस लो है इसके रिगार्डिंग। 1920 का ये केस था और इसमें यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने सर्कुलर का जो बेनिफिट है वो 1920 के रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक्सटेंड किया था। तो जो डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर कहा कि सर, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा कि सर्कुलर नंबर 183 जो है वो केवल और केवल जो है 17/18/18/19 के लिए काम करेगा और 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के लिए यहाँ पर एक और सेपरेट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 193। इस वाले सर्कुलर में काफी ज्यादा कंडीशंस है क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टली पीरियड की रिगार्डिंग GSTR 2 भी आ चुका था। तो GSTR 2 भी आने की रीजन की वजह से यहाँ पर जो है सबको एक तरह का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि फिर तो यहाँ पर 2 लाने का जो बेनिफिट है या 2 लाने का जो पर्पज है वो यहाँ पर डिफीट हो जाता। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग मतलब अपोज किया है। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट जो पेटिशनर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर सिमिलर है 1920, वो ये 1920 का जो केस है सेम एज इट इज केस इनके जैसा ही था यहाँ पर। तो उसमें यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या व्यू लिया था वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका पैरा यहाँ पर दिया गया है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट it would be just and proper to dispose of this petition, directing the respondent number 1 to 3 revenue to follow the procedure prescribed in circular and apply the said circular to fact of the instant case of the petitioner, fifth respondent and their transaction of the year 17/18/18/19 भी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया था कि सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इट इज नेसेसरी टू स्टेट दैट द सर्कुलर रेफर टू ओनली 17/18 18/19, क्योंकि एरर्स जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के लिए भी इसका बेनिफिट यहाँ पर एसएससी को मिलना चाहिए। आल्सो आई बेनिफिट ऑफ द सर्कुलर फॉर द दिस ईयर ऑल्सो। इसके बाद यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि जो यहाँ पर पेटिशन है उसको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया कि ये सेम 17/18/18/19 भी सबके लिए सिमिलर रिव्यू में रहेगा और जो डिपार्टमेंट है वो इस सर्कुलर को कंसिडर करते हुए जो इनकी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हुए ही फाइनल ऑर्डर जारी करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, दोनों सर्कुलर को मर्ज करते हुए। क्योंकि यहाँ पर जो है ये रेट पिटिशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, मल्टीपल असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व है इसमें, तो जो सर्कुलर का बेनिफिट है वो केवल और केवल ये नहीं कहा जा सकता कि केवल उसमें जो केवल वो 17/18/18/19 से लिखा हुआ है उस तक रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो है 19-20 के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। फर्दर सर्कुलर नंबर 193 stated this now expressly cover the period relevant to the petitioner। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन के साथ यहाँ पर जो है इसको अलाउ किया है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 आर डायरेक्ट टू टेक नेसेसरी स्टेप इन रिलेशन टू द petitioner for assessment year 1920 by the circular number this dated this as well as circular number this। तो यहाँ पर कहा गया है कि डिपार्टमेंट जो है 183 के साथ साथ 193 जो सर्कुलर है दोनों को प्रॉपर्ली कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पंच ऑर्डर है उसको डायरेक्टली कोर्स कर दिया गया है। डिपार्टमेंट को यहाँ पर डायरेक्शन दी गई कि आप जो है मैटर को रिफ्रेश कंसीडर करेंगे स्ट्रिक्टली और लॉ को ध्यान में रखते हुए जो ऊपर सर्कुलर लिखे गए हैं उन दोनों को मर्ज करके और आपको एज इट इज इसको भी अप्लाई करना है। जब यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन 1920 के लिए रिगार्डिंग यहाँ पर मिल सकती है तो अगले वाले सालों के लिए भी यहाँ पर इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फैक्ट है वो यहाँ पर सिमिलर रहने वाले हैं। तो 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी को तो यहाँ पर उस पर कोई भी डिक्लेरेशन या डिसीजन नहीं आया है
हाँ, लेकिन उसका एक तरीके से मीनिंग ये आ गया है कि एक्चुअल बेसिस जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ किया जाएगा। बस आपको सारे एविडेंस यहाँ पर सबमिट करने होंगे और आपको प्रूफ करना होगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है बोनाफाइड है और जेन्युइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है। ये था लेटेस्ट ऑर्डर। इसमें समरी ध्यान से समझिएगा कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। हो सके तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई आप जो है जीएसटी R1 3B प्रोवाइड कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि जो भी उनके वेंडर्स हैं वो पहले जीएसटी R1 3B लेते हैं, तो प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं, टैक्स के चालान्स तक भी वो ले लेते हैं, तो उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ही यहाँ पर पेमेंट रिलीज करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, बाकी आपकी जिस टाइप की बिजनेस टर्म्स हैं आप उस तरीके से एग्जीक्यूट करें। पर इस बात को ध्यान रखिए कि जो प्रोविजन है सेक्शन 16 के जीएसटी में काफ़ी हार्श बनाए गए हैं, तो आप इस टाइप की जो भी वेंडर्स हैं उनको अवॉइड करें और जो एक्चुअल जेन्युइन बिजनेसमैन है उससे ही आप यहाँ पर जीएसटी में या फिर अपने बिजनेस में डील करें। तो लेटेस्ट ऑर्डर बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।